in this chapter, in this lecture, we would like to take plant physiology, and we had done with the anatomy of flowering plants. So, in this plant physiology unit, we have today transport in plants. तो ये हमारा पहला यूनिट होगा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. तो ट्रांसपोर्ट क्या करना होता है प्लांट्स में, हमें किस चीज़ की ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और क्यों पड़ती है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमें प्लांट्स के पास प्लांट्स को देना होता है वाटर. ये चीज़ हमें ट्रांसपोर्ट करनी है. तो अब सवाल आएगा व्हाट टू ट्रांसपोर्ट. तो पहला पॉइंट, चलो मैं क्वेश्चन ही लिख दूं, व्हाट टू ट्रांसपोर्ट. किस चीज को ट्रांसपोर्ट करना होगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है. हम इसी क्वेश्चन को आंसर देने की कोशिश करेंगे. तो हमें किसको ट्रांसपोर्ट करना है, हमें ट्रांसपोर्ट करना होगा वाटर को. एक पॉइंट, हमें ट्रांसपोर्ट करना है फूड को. दूसरा पॉइंट, हमें ट्रांसपोर्ट करना होगा हार्मोन्स को. तीसरा पॉइंट, हमें ट्रांसपोर्ट करना है मिनरल्स को. तो ये चीजें ट्रांसपोर्ट करनी है. तो अगर हम देखेंगे इनके डायरेक्शन पे, अगर हम थोड़ा बहुत अगर नीड बेस्ड लेक्चर बनाना चाहेंगे तो ये चीजें जरूर पूछी जाएंगी कि वाटर जो है, वाटर को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन को कौन ट्रांसपोर्ट करता है और कौन सी डायरेक्शन से ये ट्रांसपोर्ट होते हैं. तो अगर मैं जिगर मेरा यहां पे बना दूं एक लीफ, ये हमारा लीफ है, तो ये हमारी स्टेम हुई और देन वी डू हैव रूट्स. अगर आपसे कोई पूछेगा वाटर के बारे में, वाटर जो है इसको कौन ट्रांसपोर्ट करता है और इसकी डायरेक्शन क्या है, तो यहाँ से जो रूट्स हैं वो इस पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और मिनरल्स को के साथ भी. चलो मैं वाटर और जो पहले वाटर की बात करेंगे, वाटर जाएगा थ्रू स्टेम, थ्रू वास्कुलर बंडल्स और जाएगा इधर इस लीफ के पास, लेकिन ये वापस नहीं आएगा. और इस वाटर को जो ट्रांसपोर्ट करने वाला है वो है जाइलम. और इस वाटर एंड मिनरल्स की जो डायरेक्शन है, ट्रांसपोर्ट की डायरेक्शन जो है वो है यूनी डायरेक्शनल. अगर आपसे पूछा जाएगा वाटर जो है, जाइलम उसको ले रहा है प्लांट के पास, किस डायरेक्शन में, यूनी डायरेक्शनल, क्योंकि जाइलम जो है डेड होता है. ऑलरेडी आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है. अगर आपसे कोई बात करेगा मिनरल्स की, जो मिनरल्स है, मिनरल्स यहाँ पे प्लांट पौधा भी बनाएगा फूड, ये लीफ फूड यहाँ पे बनेगा और ये मिनरल जो है, न्यूट्रिशन जो है वो हमें वापस भी चाहिए. वो हमें इस रूट को भी ताकत चाहिए वापस. यहाँ पे एक ब्रांच होती है, इस ब्रांच को भी चाहिए वापस. तो जहां तक मिनरल का ताल्लुक है, मिनरल की इन केस ऑफ जाइलम इट इज यूनी डायरेक्शनल. लेकिन अगर मिनरल को फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कर रहा है, पूरी बात समझ लेना, ट्राई एंड अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं. If mineral is being transported by phloem, then it is bidirectional or we can say multidirectional. So, अगर मिनरल को जाइलम ट्रांसपोर्ट कर रहा है then it is unidirectional. अगर मिनरल को फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कर रहा है then it is bidirectional. ये क्वेश्चन आ चुका है इन नीट, तो ये बोलेंगे, ये याद रखेंगे. If mineral is transported by phloem, then it is bidirectional or multidirectional. If mineral is transported by xylem only, then it is
यूनी डायरेक्शनल। उसके बाद जो फूड को हम सब ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो मान लो यहाँ पे फूड बन गया, फूड जो बन गया, ये पहला जो फूड बन गया इसको अपने लिए इस्तेमाल करेगा, लीफ इसको अपने लिए इस्तेमाल करेगा, जिसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। उसके बाद जो बचेगा फूड, उस फूड को यहाँ रूट के पास ले जाएगा। उसके बाद जो इस फूड को फ्रूट के पास ले जाएगा। तो इट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज आल्सो मल्टी डायरेक्शनल। और इस वाले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड जो जाइलम और फ्लोएम करते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। द ट्रांसपोर्टेशन किसने की बेटा? जाइलम ने की और फ्लोएम ने की। किस चीज का ट्रांसपोर्ट किया? वाटर का ट्रांसपोर्ट किया, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट किया, फूड का ट्रांसपोर्ट किया। इसलिए इसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। दिस वर्ड इज being used particularly for vascular bundles. So, movement or transport of materials, food, minerals and water by vascular bundles is called translocation. उसके बाद जो हार्मोन की बात यहाँ पे मैंने की, मैं चलो एक मैं लिटिल बिट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ आपको कि किस तरह ट्रांसपोर्ट हो रहा है और कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अगर मैं प्लांट हार्मोन की बात करूं तो पहला हमारे पास ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को क्या कहाँ पाया जाता है? ऑक्सीजन शूट टिप पे पाया जाता है और ऑक्सीजन यहाँ रूट टिप पे भी पाया जाता है। इसकी डायरेक्शन जो है, ये भी एक नीट में पूछा गया है क्वेश्चन। ऑक्सीजन जो है शूट टिप से नीचे की ओर ट्रांसपोर्ट होगा और रूट टिप से ऊपर की ओर ट्रांसपोर्ट होगा। ऑक्सीजन ऑफ शूट टिप विल ट्रांसपोर्ट डाउनवर्ड्स, ऑक्सीजन ऑफ रूट टिप विल ट्रांसपोर्ट अपवर्ड्स। सच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय द प्लांट हार्मोन्स आर ऑक्सीजन इज कॉल्ड पोलर ट्रांसपोर्ट। ये एक क्वेश्चन आप जहन में रखेंगे। इस वाले ट्रांसपोर्ट को पोलर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का। किस तरह हम ये ट्रांसपोर्ट, इसके कितने तरीके हैं ट्रांसपोर्ट करने के। जो मटेरियल, फूड, वाटर, मिनरल्स, हार्मोन्स हम ट्रांसपोर्ट करते हैं इन प्लांट्स, उसका मैकेनिज्म क्या है। तो यहां पे लिखेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, और दूसरा हमारे पास है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। उसके बाद इसके निकलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पे एक सेल बनाता हूँ, यही फिर से दूसरी सेल, तीसरी सेल बना रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मैं एक और सेल बना रहा हूँ। शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब हुआ बाहर से आएगा और सेल में जाएगा मटेरियल, या अंदर से बाहर निकलेगा, तो ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम सेल टू सेल, सेल से लेके सेल तक, या सेल टू एनवायरनमेंट, सेल टू एनवायरनमेंट, एक ट्रांसपोर्ट, एक शॉर्ट डिस्टेंस पाया जाएगा। दूसरा ट्रांसपोर्ट इसी एक सेल से लेके दूसरी सेल तक ये ट्रांसपोर्ट होगा, तो फ्रॉम सेल टू सेल। तो हम लिखेंगे तीसरा, फ्रॉम सेल टू सेल जो ट्रांसपोर्ट है वो शॉर्ट डिस्टेंस है। बिल्कुल एक सेल से लेके दूसरी सेल तक हम ट्रांसपोर्ट करेंगे। दिस वन फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल,
इसको हम बोलेंगे सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट, और सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट आता है इन शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में। एक ये तो हो गई दो दो चीजें। तीसरी चीज होगी, हम इसी सेल के अंदर, ये वाली सेल है तो इसी सेल के अंदर हम ट्रांसपोर्ट करेंगे। दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट, साइटोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट। ये भी इस सेल के अंदर ही होता है, तो हम लिखेंगे विद इन सेल, ट्रांसपोर्ट विद इन द सेल, सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट का होना, दिस इज शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो सेल टू सेल, सेल के अंदर, और सेल सेल जो है इसमें एंट्री एंड एग्जिट, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। और इस शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में हमें क्या पढ़ना होगा, कौन सी चीजें इसमें आएंगी, वो मैं आपको बता दूंगा आपको। तो सेल टू सेल वी हैव विद इन द सेल, विद इन द सेल, इसको पहले छोड़ देंगे। लॉन्ग डिस्टेंस मीन्स आपने पौधा देखा है कितना हाइट का होता है, तो यहां से चलो मैं एक प्लांट बना दूं, रूट से लेके बिल्कुल शूट तक जो ट्रांसपोर्ट, देखो एंट्री इधर हो रही है मटेरियल की और यूज यहां हो रहा है, ये कहलाएगा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। क्योंकि पौधे जो होते हैं इवन 100 मीटर्स तक वो जाते हैं, उनके पास हम पाएंगे लॉन्ग डिस्टेंस वाला ट्रांसपोर्ट। जो कौन करेगा, उसके लिए हमारे पास होते हैं वैस्कुलर बंडल्स, जिसको हम जाइलम एंड फ्लोएम कहते हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को हम बाद में लिखेंगे, पढ़ेंगे, जिसमें आएगा ट्रांसपायरेशन, इसमें आएगा एसेंट ऑफ सेप, इसमें आएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट सेल्स, ये चीज बाद में डिस्कस होगी। लेकिन इसमें क्या क्या हमें पढ़ना होगा वो चीजें मैं लिखूंगा। इसमें आएगा, पहला पॉइंट आएगा इसमें डिफ्यूजन, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में, जिसको सिंपल डिफ्यूजन भी कहते हैं, और सिंपल डिफ्यूजन, ये चीज याद रखेंगे हम। दूसरा हमें इसी में आएगा जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, इसमें पढ़ना है हमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये दो बातें हो गई। तीसरा हम पढ़ेंगे इसमें ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, और इसमें चौथा पॉइंट पढ़ेंगे हम एक दिस इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये चीज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इस बात चली एक्टिव की, तो पहले एक्टिव और पैसिव में फर्क बताएंगे बेटा, और बाद में हम इस डिफ्यूजन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, मैं लिख दूं यहां पे पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या फर्क है। पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये चीज याद रखेंगे आप, पैसिव एंड एक्टिव। ये वो वाला ट्रांसपोर्ट है जिसको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, यानी कि एटीपी, इसमें कोई एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है इन केस ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, और एटीपी इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एटीपी इज रिक्वायर्ड, यानी कि एनर्जी की जरूरत है बेटा, ठीक। दूसरा पॉइंट, जब ये एनर्जी के बगैर होती है ट्रांसपोर्ट, तो ये स्लोवर प्रोसेस है, ये स्लोवर प्रोसेस है। इसमें एनर्जी की जरूरत होती है तो इट इज फास्टर प्रोसेस, ये तेज प्रोसेस होती है, ये बिल्कुल तेज चलती है। इसके अंदर यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का होना जरूरी है, ये वर्क करता है अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वो मैं समझाऊंगा क्या होता है। इट वर्क्स अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और ये वाला जो है
ये इसके अगेंस्ट भी काम करता है। इट वर्क्स इवन against the concentration gradient, against the concentration gradient। वो बेटा मैं समझाऊंगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसको कहते हैं, यानी कि इंक्रीज डिक्रीज। मैं यहाँ पे दो सेल्स लेता हूं, दिस इज सेल ए एंड सेल बी। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल बेटा मैं रखता हूं 1 2 3 4, यहाँ पे मैं रखता हूं खाली 2। तो बेटा यहाँ पे आप देख रहे हैं ए वाले कंपार्टमेंट में 4 मॉलिक्यूल्स हैं, बी वाले कंपार्टमेंट में 2 ही मॉलिक्यूल है। तो बेटा ज्यादा इसमें ज्यादा ए में है, इसी को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि इंक्रीज किस में है, ज्यादा किस में है, और डिक्रीज किस में है, कम किस में है। तो हमेशा जो पैसिव प्रोसेस है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, वो हमेशा जाएगा फ्रॉम ए टू बी। दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यही 4 वाले यहाँ बी में जाएंगे। तो ये बात होगी इसकी। लेकिन जहां तक एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ताल्लुक है, सेम इज द केस हियर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल इधर रखता हूं मैं, यहाँ पे 2 ही मॉलिक्यूल रखता हूं मैं। इसको एनर्जी मिलती है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बी से लेके ए की ओर मूवमेंट हो सकती है। सो विच इज कॉल्ड अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का होना जरूरी है। इट वर्क्स अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ ही ये काम करता है। इट वर्क्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो या ना हो, इंक्रीज डिक्रीज हो या ना हो, तब भी ये काम करता है। तो इस पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास क्या आता है बेटा, इसी में आता है डिफ्यूजन, इसमें हमारे पास आएगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और इसमें बेटा हमारे पास आएगा ऑस्मोसिस, और इसमें जो हमारे पास आएंगे प्रोटीन पंप्स आएंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में प्रोटीन पंप्स आएंगे हमारे पास, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो अब हम इसमें से पैसिव ट्रांसपोर्ट में से डिफ्यूजन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर of plant physiology, that is transport in plants. Now let us take passive transport में से हम डिफ्यूजन को पढ़ेंगे, याद रखना। और यहाँ पे मैं लिख दूँ सो आपको फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। दिस इज लेक्चर 1 इन प्लांट फिजियोलॉजी और विच इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। यहाँ पे जो मैंने डिफ्यूजन लिखा है, डिफ्यूजन का मतलब क्या है, मैं लिख दूं यहाँ पे द ट्रांसपोर्ट ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स। ये चीज याद रखेंगे, सल्यूट particles from a higher concentration to its lower concentration, till equilibrium is maintained। मैं बाद बोलूंगा ये क्या लिखा मैंने। जिगर मेरा जो भी पहला पॉइंट हम डिफ्यूजन के बारे में जानेंगे, इट इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट, नंबर 1।
नंबर 2, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे काम करती है. इट वर्क्स ऑन concentration gradient because it is a passive transport. जब ये concentration gradient पे काम करेगा, इसमें हमें एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है. नो रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी. जब एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है तो इट इज अ स्लोवर प्रोसेस. तो यहां पे बेटा मैंने बात करी ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट यानी कि लिक्विड्स एंड गैसेस का ट्रांसपोर्ट होना या डिफ्यूज होना, और सॉलिड्स में डिफ्यूज होना. लेकिन सॉलिड डिफ्यूज नहीं होता है. सॉलिड्स में चीजें डिफ्यूज होती हैं लेकिन सॉलिड डिफ्यूज नहीं होता है, ये याद रखेंगे आप. सॉलिड्स don't diffuse, but diffusion takes place in solids. ये चीज याद रखेंगे. और ये समझाऊंगा मैं फिर से. यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाना टिल इक्विलिब्रियम इज मेंटेन. मतलब दुनिया में हर कोई लाइफ जो है लिविंग जो है वो स्टेबिलिटी चाहते हैं. हर कोई चीज स्टेबल बनना चाहेगा. मतलब अगर यहाँ पे बेटा 5 मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल हैं, तो अंतर कितना है, फर्क कितना है, ग्रेडियंट कितना है. 5 इसमें 3 इसमें हो गए टोटल 8. तो क्या होगा, ये है हायर कंसंट्रेशन, दिस इज लोअर कंसंट्रेशन. डिफ्यूजन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम ए हायर कंसंट्रेशन. तो यहां से होगी ट्रांसपोर्टेशन बी की कंपार्टमेंट की ओर. कब तक, जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो. मतलब तब तक जब तक इसमें भी यहाँ पे मिटाएंगे हम, 4 और 4 बराबर होंगे, तो इस तरह ये मूवमेंट होती है. ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम ए हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम. और जिगर मेरा, इसको हम दूसरा नाम सिंपल डिफ्यूजन भी कहते हैं, क्योंकि इस सिंपल डिफ्यूजन में हमें किसी प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी चैनल की जरूरत नहीं पड़ती है, सो दैट कि हम इस पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए. फिर से मैं याद दिला दूं, डिफ्यूजन इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट. ये चीज इसमें याद रखने की जरूरत है. हायर कंसंट्रेशन तो मैंने समझाया आपको, तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे काम करेगा, यहाँ पे ज्यादा था यहाँ पे कम है, तो मूवमेंट होगी ज्यादा से कम की ओर. कब तक, जब तक दोनों में इक्विलिब्रियम ना आए. तो रिक्वायरमेंट एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है, और ये स्लोअर प्रोसेस है. लेकिन कौन सी चीजें जो हैं जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करती है, तो फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन. तो आप समझ लेंगे डिफ्यूजन जो है कब ज्यादा होता है, कब कम होती है, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा भी है. तो मैं लिखूंगा यहाँ पे फैक्टर्स affecting the rate of diffusion. कौन से फैक्टर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को इफेक्ट करते हैं. पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो इफेक्ट होता है टेम्परेचर की वजह से भी, इनहिबिटर्स की वजह से भी. लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है इट इज नॉट अफेक्टेड, क्योंकि उसमें एनर्जी की जरूरत लगती है. तो एनर्जी की मदद से वहां पे ट्रांसपोर्ट होगा. तो यहाँ पे एनर्जी इनके पास नहीं होती है, रिक्वायरमेंट नहीं होती है एनर्जी की. तो यहाँ पे इफेक्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है. तो पहला पॉइंट देखते हैं, टेम्परेचर. जिगर मेरा जितना
टेम्परेचर ज्यादा होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा। अपने 9th में पढ़ा है, जब हमारे पास एक प्लेट में हॉट हॉट कुकड फूड होता है, हॉट कुकड फूड, और सेवरल मीटर्स अवे आप इसकी स्मेल को महसूस करते हैं, स्मेल को फील करते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स टेम्परेचर। इसमें ज्यादा हीट होती है, टेम्परेचर ज्यादा होती है, और टेम्परेचर ज्यादा होने से इन मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने से ये दूर दूर तक फैल जाते हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा ज्यादा जब टेम्परेचर होगा ज्यादा। जब टेम्परेचर होगा कम, इफ लेस टेम्परेचर, देन रेट ऑफ टेम्परेचर डिफ्यूजन भी होगी कम। तो पहला पॉइंट जो है, टेम्परेचर पे जो डिफ्यूजन है वो कम करती है। टेम्परेचर ज्यादा होगा, डिफ्यूजन ज्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा। और नतीजे यहाँ पे अगर आप लिखे, आप घर में किचन में कोई सड़ तरीन फूड होगी, आपको उसको बिल्कुल उसके नज़दीक से जाके उसकी महक को फील करना होता है, बिकॉज उसके पास तो टेम्परेचर कम होती है, सॉलिड चीज़ होती है, और वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम होती है, और रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कम होती है। तो इस तरह जितनी चीज़ें ज़्यादा हॉट होंगी, उनमें जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं लिखूंगा यहाँ पे, एरिया। एरिया एरिया जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन, मतलब यहां से हम डिफ्यूज कर रहे हैं, ये एक होल है, स्मॉल होल, ये छोटा होल है, इससे हम डिफ्यूज करेंगे, और ये बड़ा वाला होल है, लार्ज होल। तो बेटा किससे डिफ्यूजन ज्यादा होगी? जाहिर सी बात है, जहां एरिया ज्यादा होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज्यादा होगी, एरिया कम रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कम। सो ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो है मैं लिखूंगा यहां पे, परमीएबिलिटी, परमीएबिलिटी ऑफ मीडियम। जो मीडियम होगा वो कितना परमीएबल होगा। अगर मीडियम यहाँ पे है, सेमी परमीएबल मीडियम है, मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन जो है, मीडियम और मेम्ब्रेन की बात लिखूंगा। चलो, परमीएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, जितना ज्यादा मेम्ब्रेन परमीएबल होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगी ज्यादा, जितना ये परमीएबल कम होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगी कम। ये चीज याद रखेंगे आप। और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो है ग्राहम्स लॉ, हमें सिखाता है। ग्राहम्स लॉ क्या बोल रहा है? वो बोलता है रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मोलर मास। ये मैं समझाऊंगा यहाँ पे। जिगर मेरा, रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम स्मॉल आर से लिखते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मैं लिखूंगा शॉर्ट में मास, वजन। जिगर मैं ऐसे समझाऊंगा, ये क्या बोल रहा है? ये छोटा गैस मॉलिक्यूल है, और ये हमारे पास बड़ा वाला गैस मॉलिक्यूल है। जल्दी कौन बेटा दौड़ेगा? चलो मैं ले लाऊं यहाँ मारुति और बस। मारुति जो है उसका वजन कम है, तो उसकी जो स्पीड है ज्यादा होगी। इस तरह जो बस है उसका वजन ज्यादा है, तो उसकी जो स्पीड होगी कम होगी। इसी तरह ये बोल रहा है ग्राहम्स लॉ, दिस इज ग्राहम्स लॉ जो मैंने लिखा है यहाँ पे, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मोलर मास। तो यहाँ पे जो आपकी बुक में है, आप इसमें अंडर रूट ऑफ डी भी लिख सकते हो। ये वाला डी जो है, ये डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल है। यहाँ पे इसकी कितनी डेंसिटी है, या इसकी यहाँ पे छोटा मॉलिक्यूल होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगी ज्यादा, बड़ा होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगी कम। इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं लिखा है, यहाँ पे इनवर्स लिखा है। अगर ये ज्यादा होगी तो गैस का मॉलिक्यूल जो है उसकी डेंसिटी कम होगी। अगर ये रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगी तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो बेटा ये फैक्टर्स थे ऑन विच द रेट
rate of diffusion depends or it gets affected. Inshallah, in next lecture, we will take on facilitated diffusion.